नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का दृक द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग इस समय कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर के पेपरों को और ये हमारा प्रैक्टिस नंबर 3 है। तो आइए बिना समय व्यतीत करिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे ये कि राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का ISO 2000 प्रमाणित कितने स्तर का निकाय है और यह सभी औद्योगिक अनुमोदन को समाहित करता है? 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय या फिर 4 स्तरीय। तो यहाँ आपका सही जवाब हो जाता है 3 स्तरीय। यह 3 स्तरों में विभाजित है। पहला आपका है जिला स्तर, दूसरा है मंडल स्तर और तीसरा है राज्य स्तर। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1999 में हुई थी और इसका उद्देश्य व्यवसायों की स्थापना करना है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर या फिर चौथे स्थान पर? तो यहाँ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दूसरे स्थान पर। हम बात कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर के जनक कौन थे। सॉफ्टवेयर के जनक किसे माना जाता है? तो सॉफ्टवेयर के जनक आपके थे रिचर्ड मैथ्यू स्टालमैन, जिनको हम लोग RMS के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2018 में राज्य का दौरा करने वाले घरेलू पर्यटकों के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चौथे स्थान पर? तो यहाँ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, यह दूसरे स्थान पर था। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर था पर्यटकों के मामले में। प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान पर था आपका तमिलनाडु था, दूसरे स्थान पर यूपी था, तीसरे स्थान पर आपका कर्नाटक और चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश था। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा शहर पीतल बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा या फिर लखनऊ? तो यहाँ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है मुरादाबाद, जो कि पीतल और बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करें सहारनपुर की, तो सहारनपुर लोहे के बाट के लिए प्रसिद्ध है। वहीं हम आगरा की बात करें तो यह मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। और अगर हम बात करें लखनऊ की, तो यह जरदोजी और चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन है आपका 1902, 1910, 1916 या फिर 1921। तो यहाँ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है 1916 में। इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। मालवीय जी ने 4 जनवरी 1916 को किया था। बसंत के दिन इसकी स्थापना हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा था? गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ या फिर जौनपुर? तो ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर सही हो जाता है कानपुर नगर। लेकिन वैसे हम बात करें तो पहले नंबर पर आता है गौतम बुद्ध नगर। दूसरे नंबर पर आता है आपका कानपुर नगर। तीसरे नंबर पर आता है औरैया और चौथे नंबर पर आता है इटावा। अगर हम न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो न्यूनतम साक्षरता आपकी हो जाती है श्रावस्ती में और श्रावस्ती के बाद दूसरे नंबर पे हो जाता है बहराइच। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में 2018 के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GDP सबसे अधिक था? मेरठ, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर या फिर प्रयागराज? तो यहाँ आपका ऑप्शन सही हो जाता है गौतम बुद्ध नगर, जिसमें प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 5 लाख रुपए थी। अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन है? ब्रह्मा कमल, कलिहारी, अग्निशिखा, रोडेंड्रान या फिर प्लास? तो यहाँ आपका सही जवाब हो जाता है प्लास। आइए उत्तर प्रदेश से संबंधित और कुछ चीज़ों की जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो बात करें पशु की, तो यहाँ का पशु है बारहसिंघा। पक्षी की बात करें तो सारस अथवा इसको हम लोग क्रौच भी कहते हैं। वृक्ष की बात करें तो वृक्ष यहाँ का है अशोक। अगर हम लोग खेल की बात करें तो खेल आपका हो जाता है हॉकी। और चिन्ह की बात करें तो एक वृत्त में
तीर, धनुष और बगल से 2 मछली, इसको स्वीकार किया गया था 1938 में। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को कहाँ से शुरू किया गया था? लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज या फिर वाराणसी से? तो यहाँ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, यह गोरखपुर से शुरू किया गया था। यह 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी और 2 हेक्टेयर तक भूमि जिस किसान के पास होती है उसको 2,000 रुपये की 3 किस्तें दी जाती हैं, अर्थात एक वर्ष में 6,000 रुपये दिए जाते हैं किसान सम्मान निधि योजना के तहत। अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न कह रहा है कि धूमपुक्त उत्तर प्रदेश में किसकी एक लोकप्रिय प्रक्रिया है? व्यंजन पकाने की विधि, कपड़ा सिलाई की विधि, बीज बोने या फिर लकड़ी पर नक्काशी करने की? तो इसका सही जवाब हो जाता है, यह एक व्यंजन पकाने की विधि है। इसमें मुख्य रूप से लखनवी व्यंजन बनाए जाते हैं, लखनवी व्यंजन, और मुख्यतः इसमें मांसाहारी, इस विधि से मांसाहारी व्यंजन बनाए जाते हैं। चलिए देख लेते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि भोजन के समय खाद्य पदार्थों की सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन सी है? जरदोजी, चिकनकारी, दस्तरखान या फिर खरीजा? तो यहाँ आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दस्तरखान। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? लखनऊ को, मुरादाबाद को, प्रयागराज को या फिर खुर्जा को? तो यहाँ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, खुर्जा को हम लोग सिरेमिक सिटी के नाम से बात करते हैं। उसी में हम जाने लखनऊ को, तो लखनऊ को हम लोग नवाबों का शहर कहते हैं, नवाबों का शहर कहते हैं। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज को हम लोग संगम सिटी के नाम से जानते हैं, संगम सिटी के नाम से। आगरा की बात करें, आगरा की, तो आगरा को हम लोग सिटी ऑफ ताज के नाम से जानते हैं, सिटी ऑफ ताज के नाम से जानते हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर कौन सा है जो अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है? बरेली, मेरठ, चुनार या फिर फिरोजाबाद? तो यहाँ का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है चुनार। अब हम बात कर लेते हैं बरेली की, तो बरेली जो है सुरमा के लिए जाना जाता है, बरेली सुरमा के लिए जाना जाता है, सुरमा। मेरठ की बात करें तो मेरठ जो है खेल के सामान के लिए जाना जाता है, खेल के सामान के लिए जाना जाता है। वहीं पर हम बात करें फिरोजाबाद की, तो यह कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है, कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? उत्तर घराना, नृत्य घराना, योग्य घराना या फिर पूरब घराना? योग्य घराना या फिर पूरब घराना? तो इसका सही जवाब हो जाता है, इसको हम लोग पूरब घराने के नाम से भी जाना जाते हैं और यह कथक के लिए प्रसिद्ध है, कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। और इसके कुछ महत्वपूर्ण कलाकार हैं जिससे शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज और अच्छन महाराज, यह कुछ इसके प्रमुख कलाकार हैं। आइए देख लेते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष 2017 और 18 में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान रहा है? दूसरा, 5वां, 7वां या फिर 9वां? तो यहाँ बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाता है 7वां स्थान रहा है 2017-18 में कॉफ़ी उत्पादन में। पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर रहा है ब्राज़ील, पहले स्थान पर ब्राज़ील रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है? USA, रूस, फ्रांस या फिर जर्मनी? तो यहाँ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है रूस। लेकिन वैसे देखें तो पहले पर ईरान है, चूँकि ईरान ऑप्शन में है नहीं, दूसरे पे रूस है, दूसरे नंबर पर रूस है, तो रूस यहाँ पर सही हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर USA है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी? 1847, 1855, 1889 या फिर 1900 में? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाता है 1855 में। जूट को हम लोग सोने का रेशा के नाम से भी जानते हैं, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? खारी बावली नई दिल्ली, बापू बाजार जयपुर, लाल दरवाजा मार्केट अहमदाबाद, कोयम्बेडु मार्केट चेन्नई? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाता है खारी बावली नई दिल्ली। यह फतेहपुरी मस्जिद के निकट है। कहाँ है? तो फतेहपुरी
मस्जिद के निकट है, फतेहपुरी मस्जिद के निकट है। इसकी स्थापना शेर शाह के पुत्र शेर शाह के पुत्र इस्लाम शाह ने किया था। इस्लाम शाह ने किया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की क्रिकेट टीम के लिए एक आधिकारिक प्रायोजक है? सहारा, वोडाफोन, रिलायंस या फिर पेटीएम। इसमें आपका सही जवाब हो जाता है पेटीएम। यह 2023 तक टाइटल स्पॉन्सर के रूप में कार्य करेगी और मुख्य प्रायोजक बायजू है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि शरद विश्व 2019 में कब हुआ था? 23 सितंबर, 19 सितंबर, 16 अक्टूबर या फिर 26 अक्टूबर। तो आइए इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। पृथ्वी के बीच में एक रेखा खींची गई है जिसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 अंश ऊपर एक रेखा खींची गई है जिसको कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 अंश दक्षिण की तरफ एक रेखा खींची गई है जिसको मकर रेखा कहते हैं। जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है तो यह दिन होता है 21 जून का, जिसको हम लोग कर्क संक्रांति के नाम से जानते हैं। और जब मकर रेखा पर चमकता है तो यह दिन होता है 22 दिसंबर का, जिसको हम लोग मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा पर 2 बार चमकता है, एक 23 सितंबर को और एक 21 मार्च को। तो 23 सितंबर को हम लोग शरद विषु और 21 मार्च को हम लोग इसको बसंत विषु के नाम से जानते हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि शरद विषु 2019 में कब हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा 23 सितंबर को। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या के आधार पर देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है 2। चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर चीन आता है और दूसरे नंबर पर जनसंख्या के आधार पर भारत है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है वस्तु एवं सेवा कर भारत में 1 जुलाई सन को पेश किया गया था। 2014, 2016, 2017 या फिर 2018। तो यहाँ आपका सही जवाब हो जाता है 2017 में 1 जुलाई 2017 को जो है कि जीएसटी पेश किया गया था। जीएसटी 3 प्रकार की होती है, यस जीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। यस जीएसटी जो है कि केंद्र सरकार के द्वारा, सीजीएसटी राज्य सरकार के द्वारा और आईजीएसटी भी केंद्र सरकार के द्वारा लगाई जाती है। आईजीएसटी जो जब एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार होता है तो वहाँ पर आईजीएसटी लगती है। इसमें 4 प्रकार के कर स्लैब हैं, 5, 12, 18 और 28। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा की विशेष स्थिति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके? तो यह अनुच्छेद 249 में इस प्रकार की बात कही गई है कि अगर राज्यसभा के 1/3 सदस्य यह पारित कर दें कि राष्ट्रीय हित के महत्व के विषय पर कानून बनाना है तो संसद जो है कि उस पर कानून बना सकती है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है अनुच्छेद 249। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों में काम करने की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित अस्थायी समितियों की स्थापना किस वर्ष में की गई थी ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके? 1991, 1993, 1999 या फिर 2000 में। तो इसका सही जवाब हो जाता है 1993। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि 5वें अनुसूचित क्षेत्रों 5th शेड्यूल एरिया वाले कितने राज्य पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं? 7, 9, 10 या फिर 13। इसका सही जवाब हो जाता है 10। जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? अनुच्छेद 93, 105, 108 या फिर 116। इसमें आपका सही जवाब हो जाता है अनुच्छेद 108 के तहत जो है कि संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। संयुक्त बैठक सिर्फ जो है कि साधारण विधेयक पर होती है, साधारण विधेयक पर ही संयुक्त बैठक होती है। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। तो यहाँ आपका सही जवाब हो जाता है स्पीकर। इसको हम लोग लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं और यह बात अनुच्छेद 100 में बताई गई है। आइए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि
भारत के किस राज्य में भारत के कर्क रेखा के अति समीपस्थ कोई शहर है? तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? मिजोरम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा या फिर छत्तीसगढ़। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यह जो है कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरा, इसका ट्रिक है गुजरा, राजा, मध्य, छत से झार रहे हो पश्चिम तुम। गुजरात से गुजरात, राजस्थान से राजस्थान, मध्य से मध्य प्रदेश, छत से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, पश्चिम से पश्चिम बंगाल, तो से त्रिपुरा और म से मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से जो है कि कर्क रेखा होकर गुजरती है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। नेपाल, चीन, म्यांमार या फिर बांग्लादेश। तो इसका ट्रिक है भारत से सटे राज्यों का कि बचपन, मेरा बचपन का सपना है MB, ये तो बचपन MBA। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, भ से भूटान और अ से अफगानिस्तान। तो 7 राज्यों से जो है कि 7 देशों से भारत की सीमा टच करती है। सबसे लंबी सीमा जो है कि कहाँ से? बांग्लादेश से। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर, 4096 किलो। वहीं पर हम लोग नेपाल से बात करें तो नेपाल से इसकी सीमा टच करती है 1751 किलोमीटर। चीन की बात करें तो 3488 किलोमीटर। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार से 1643 किलोमीटर भारत की सीमा टच करती है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न करता है कि भारतीय प्रायद्वीप तक कौन फैला है? अरब सागर, हिंद महासागर, हिमालय या फिर बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? कापर कैनियन, कोल्फा कैनियन, फिश रिवर कैनियन या फिर द ग्रैंड कैनियन। तो इसमें आपका सही हो जाता है द ग्रैंड कैनियन, यह जो कि USA में स्थित है और यह कोलोरेडो नदी द्वारा बनी है जिसकी लंबाई 446 किलोमीटर है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? दीवार द्वीप गोवा, क्रीबल द्वीप तमिलनाडु, मुनरो द्वीप केरल, माजुली द्वीप असम। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाता है माजुली द्वीप असम, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बना है। ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बना है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि ताजमहल के सुलेखक या कैलीग्राफर कौन थे जिन्होंने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया? गयासुद्दीन, अल बुखारी, अमानत खान सिराजी या फिर मोहम्मद अब्दुल। तो इसका सही आंसर हो जाता है अमानत खां सिराजी। यह ताजमहल जो कहाँ है? आगरा में है। आगरा में इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाए थे शाहजहाँ मुमताज़ महल की याद में। इसका कार्य शुरू हुआ था 1632 में और पूरा हुआ था 1648 ईस्वी में। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? 1929, 1931, 1934 या फिर 1939। तो यहाँ सही जवाब हो जाता है 1931 में। 23 मार्च 1931 को इन लोगों को फांसी दी गई थी सैंडर्स की हत्या का आरोप लगाकर। सैंडर्स की हत्या का आरोप लगाकर। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? 1903, 1909, 1912 या फिर 1939। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है आपका 1909 में। इसके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी जिसके द्वारा जो है कि हिंदू मुस्लिम में मतभेद हो गया। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने 35 क्वेश्चन पूरे किए। आज की क्लास यहीं तक। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।